अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आपकी अच्छी सेहत और आपकी खुशियों की दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को भी सलामत रखे और हमारे मुल्क पे अपनी रहमत का साया रखे और हम सब अच्छी सेहत के साथ आगे जाएं और जो ये मसाइल चल रहे हैं महंगाई के हवाले से, इन पर जल्दी काबू पाया जा सके। आज के टॉपिक्स की जानिब बढ़ना चाहूँगी। सबसे पहले बात करेंगे हम आज के सबसे बड़े मसले की, यानी कि पेट्रोल पंप्स बंद हैं, शहरी परेशान हैं और पेट्रोलियम एसोसिएशन के हवाले से मुतालिबात क्या हैं, इस पे हम बात करेंगे और अभी शहर में सूरत हाल क्या चल रही है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ नाजरीन, कराची जिसे रोशनियों का शहर कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है, लेकिन वो रोशनियाँ जो कि कराची का खासा समझी जाती थी वो गुजरते वक्त के साथ माधूम होती जा रही हैं। और सिर्फ रोशनियाँ ही नहीं, कराची में जगह जगह झीलें भी थीं, ये मुझे भी नहीं पता था, और वो झीलें अब गायब हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी इस पर नोटिस लिया गया है कि कराची को क्या बना दिया है, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ आपको मिलवाएंगे एक बेहतरीन सिंगर से भी, पाकिस्तानी सिंगर से, इतना प्यारा वो गाते हैं, आपको उनका गाया हुआ कोई गाना भी सुनवाएंगे। और साथ ही साथ मुजस्मा साजी के हवाले से पाकिस्तान में क्या रुझान है और ये किस तरफ ये फील्ड जा रही है, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आज के सबसे अहम इशू के हवाले से बात कर लेते हैं, जो कि अवामी इशू अगर इसको कहें तो गलत नहीं होगा। ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम रिटेलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन समीर नजमुल हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम समीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, पेट्रोलियम का मसला तो सबसे बड़ा अवामी मसला है, ये आप भी जानते हैं, और पेट्रोल पंप्स बंद हैं, जुज़वी हड़ताल की गई है इस वक्त मुल्क में। मुतालिबात क्या हैं आपके? देखिए, मुतालबा तो पिछले कोई तकरीबन 3 साल से हम गवर्नमेंट से कर रहे थे कि हमारा जो कमीशन है, आपके सामने है कि इन्फ्लेशन कितनी बढ़ गई है, बिजली के बिल और हर चीज हर महीने ही तकरीबन 1 से 2 रुपए पर यूनिट बढ़ा दिया जाता है। फिर जो मिनिमम तनख्वाह वगैरह वो गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, और ओल्ड एज बेनिफिट वगैरह ईच एंड एवरी सब कुछ बढ़ गया, लेकिन नहीं बढ़ा। तो पिछले 3 साल के अंदर हमारा कमीशन नहीं बढ़ा। हमारा कमीशन जो आज से 3 साल तक था वो आज भी वहीं का वहीं है। हम बार बार इनसे मुतालबा कर रहे थे कि भाई आपने हमसे कमिटमेंट किया था कि एज पर इन्फ्लेशन जो ना आप हमारा हर 2 साल के बाद रिव्यू किया करेंगे कमीशन और उसको बढ़ाया करेंगे। लेकिन पिछले तकरीबन समझिए कि कोई 13 साल से जो ना इसमें कोई 70 से 80 पैसे का चेंज आया है, इससे ज्यादा चेंज नहीं आया। सही। अच्छा, लेकिन समीर साहब, आपने जो बात की, मैं आप ही की बात को सेकंड करना चाहूँगी। आपने कहा कि महंगाई किस तरह बढ़ रही है, हर रोज़ चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं। अब ये मसला तो अवाम का भी है, अवाम के सामने भी इतना बड़ा पहाड़ है, क्योंकि तनख्वाहें तो नहीं बढ़ रही लोगों की, लेकिन महंगाई मुसलसल बढ़ रही है, तो ये बोझ तो सारा अवाम पे आएगा। देखिए, इसको तो प्लान आउट करना गवर्नमेंट का काम था। गवर्नमेंट ने अभी कल, आपने जैसे 2 दिन पहले सुना होगा कि वजीर खजाना साहब भी, उन्होंने तो कह दिया कि जी हर महीने IMF से जो मुआहदा हो उसके बाद हर महीने इन्होंने 4 रुपए तो PDL बढ़ाना है। इस वक्त 0% के ऊपर GST है, 17% तो GST इन्होंने दोबारा से इम्प्लीमेंट करना है। तो इन चीजों की वजह से तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी गलत होने की वजह से इतने प्राइस हायर साइड के ऊपर जा रही है। तो उसके अंदर हम तो सिर्फ हमारी वजह से जो फर्क आएगा वो तो एक ही दफा तकरीबन 3 से 4 रुपए का, तो वो हमारा टोटल मिला के जो ना, लेकिन हमारे लिए वो लाइफ लाइन हो जाएगी कि हम कम से कम फिर इस पोजीशन में आ जाएंगे कि हम अपने पेट्रोल पंप्स को पुरसुकून तरीके से चला सकें और लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकें। तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको रिस्पॉन्स क्या आया है अब तक? गवर्नमेंट की तरफ से देखें, ECC के अंदर समरी ले जाई गई थी, लेकिन वो बातचीत हमारे हुई थी उसके बरखिलाफ थी। वो उस समरी के अंदर तकरीबन कोई ग्रॉस 65% डीजल के ऊपर और 80 पैसे पेट्रोल के ऊपर बढ़ाने की समरी भेजी गई, जिसको हमने मुकम्मल तौर पर रिफ्यूज कर दिया कि अगर यही बढ़ाना था तो इससे बेहतर तो ये क्या बढ़ाए ना, क्योंकि उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम जो हमारा मुतालबा है 6% का, उसके करीब करीब का कोई फिगर हो तो समझ में आता है कि हम इनसे बातचीत करें, वरना बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, अगर गवर्नमेंट की तरफ से आपके जो मुतालिबात इनको रिफ्यूज कर दिया जाता है, नहीं बढ़ाया जाता मार्जिन, तो क्या इस हड़ताल को जारी रखा जाएगा? देखिए, ये तो फिर हमारी पूरी कैबिनेट बैठ के फैसला करेगी। ये एक अकेले किसी शख्स का फैसला तो हो नहीं सकता। ये तो पूरी कैबिनेट बैठ के फैसला करेगी कि ये हड़ताल कब तक हमने जारी और सारी रखनी है। अच्छा समीर साहब, लेकिन अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि जुज़वी हड़ताल चल रही है, क्योंकि रात गए भी हुकूमत ने मुतालिका लोगों से कह के ये पेट्रोल पंप्स के कुछ खुलवाए भी हैं, हालांकि बहुत रश देखने में आया। मैं खुद भी गई रात को पेट्रोल डलवाने के लिए, तो इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। मैं थोड़ी सी आपकी इस बात में तफसील दूं। एक तो हमारी हड़ताल की जो अनाउंसमेंट थी वो आज सुबह 6 बजे से थी,
जी जी बिल्कुल, आपको नहीं थी, ठीक है ना। नहीं, दूसरी मैं बात, आपको ये कह रही हूँ क्योंकि आप लोगों की तरफ से तो पहले ही ऐलान हो चुका था ना कि आज से हड़ताल होगी, लेकिन इस सिलसिले में आज गवर्नमेंट ने से अब होगी एक्शन है। लिया। जी जी। नहीं, गवर्नमेंट ने जो रिएक्शन दिया ना, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने जो रिएक्शन दिया वो ये दिया है कि जो पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी है जैसे, इसके पूरे मुल्क के अंदर 27 ऐसे पेट्रोल पंप है कि जो कंपनी खुद ओन करती है, जिसकी मालिक पीएसओ खुद है, तो वो खुले हुए हैं। 40 के करीब पंप शेल कंपनी के हैं कि जो उसके अपने हैं, वो खुले हुए हैं। तो ये तकरीबन 6,000-7,000 पेट्रोल पंप अगर पूरे मुल्क के अंदर है ना, तो उसके अंदर से तकरीबन 200 के करीब पेट्रोल पंप है। जैसे कराची के अंदर 400 में से तो 7 पेट्रोल पंप ऐसे हैं कि जो पीएसओ की अपनी मलकियत है, कि जो खुले हुए हैं। लेकिन बाकी बकाया जितने भी पेट्रोल पंप जो प्राइवेट लोगों के, जो प्राइवेट डीलर्स के हैं, वो तमाम के तमाम जितने पेट्रोल पंप है वो बंद है। सिर्फ वो पेट्रोल पंप खुले, मैं दोबारा अपनी बात की तस्दीक वो कर दूं कि सिर्फ वो पेट्रोल पंप खुले हुए कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अपने पेट्रोल पंप हैं, मतलब जो उनकी अपनी मलकियत है, मतलब जो खुद ऑनर हैं उन्होंने खोले हुए हैं। बाकी जो डीलर्स एसोसिएशन है उसके पेट्रोल पंप्स जो हैं अंडर आते हैं वो नहीं खुले हुए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये रात से कंफ्यूजन ही क्रिएट हुआ था बहुत ज्यादा। नहीं, रात से कंफ्यूजन नहीं था, रात से परेशानी यही थी कि पेट्रोल पंप्स के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। मैं खुद उस लाइन में खड़ी हुई थी और आधे घंटे बाद मेरी भी बारी आई, तो इसलिए जाहिर सी बात है ये मसला तो मेरा भी है, इसलिए आपसे मैं इस चीज को डिस्कस भी कर रही हूँ। उसके लिए देखिए मैं आपसे और सबसे बहुत माजूद करूँ, लेकिन हमारी भी मजबूरी समझे कि हमें इस डैश तक लाके खड़ा कर दिया गवर्नमेंट ने कि हमें इस हड़ताल पे जाना पड़ा। हम बिल्कुल चाहते थे कि आवाम को इस तरीके से जो है ना, मतलब बेजार किए जाए मामला से, लेकिन हमें भी लाके जैसे दूसरे मामला को हमें भी ये समझा जाए कि हम भी तो आवाम ही है ना, हम आवाम के लोग हैं। हमें भी जैसे बाकी लोगों को दूसरे मामला के अंदर तंग करके एक नहज पे लाके खड़ा कर दिया गया, बिल्कुल वही हमारे साथ हुआ है कि हमें भी ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया कि नो वे आउट के ऊपर कर दिया कि भाई अब हड़ताल करोगे तभी तुम्हारा मामला आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अच्छी तो हम पिछले 3 महीने से जारी रखी हुई थी हमने इनसे। सही, मतलब अच्छी बातचीत है, जब कुछ नहीं हुआ तो आप लोगों ने कहा कि अब हड़ताल कर दें। जी, और हड़ताल पे भी पिछले 1 महीने से हमने इनको नोटिस दिया हुआ है हड़ताल का। पहले 5 नवंबर को कर रहे थे जिसको कॉल ऑफ किया गया था। उसके बाद फिर हमने दोबारा से हड़ताल की कॉल दी कि थी अब हम 5 नवंबर से आज 25 नवंबर है, 20 दिन के लिए इन्होंने सिर्फ इतना किया कि एक ईसीसी का कागज बना के हमें पेश किया कि ये बना है। अगर ये सीरियस होते तो ये खुद भी इतनी तेज से वॉर फुटिंग के ऊपर काम करते ना इसके ऊपर, लेकिन नहीं किया किसी किस्म का। अच्छा समीर साहब, अब जो पेट्रोल की कीमत है आपके ख्याल में अगर हुकूमत आपके मुतालिबा तस्लीम कर लेती है, आपका मार्जिन बढ़ा दिया जाता है, तो मजीद कितना महंगा हो सकता है पेट्रोल? अब देखिए, हमारी वजह से कोई बहुत बड़ा इजाफा नहीं होगा। ये भी गवर्नमेंट की तरफ से एक है ना मिसकम्युनिकेट किया जा रहा है पब्लिक को कि जी हमारे कोई कमीशन की वजह से बहुत बड़ा इजाफा हो जाएगा। अच्छा। हमारे कमीशन की वजह से कोई इजाफा नहीं होगा। गवर्नमेंट अभी सिर्फ अगले महीने अगर पीडीएल और जीएसटी को एडजस्ट करेगी ना, तो आपको मैं बता दूं कि जो 9-10 रुपए कम करने की समरी ऑगरा ने दी हुई है वो 9-10 रुपए भी खत्म हो जाएंगे, बल्कि हो सकता है कि 2-3 रुपए और बढ़ा दिए जाए। अभी तो लोग फिक्र करेंगे तो पीडीएल और जो जीएसटी का एडजस्टमेंट करेंगे उसकी वजह से वैसे 25 से 30 रुपए का इजाफा पेट्रोलियम प्राइसेस में वैसे ही होना अगले 2-3 महीने के अंदर। सही। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हड़ताल है, तो क्या ये गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, इन तमाम इलाकों में भी जैसे कि आप कह रहे थे कि सिर्फ जो ऑनर्स हैं उनके पेट्रोल पंप्स खुले हैं, बाकी जो पेट्रोलियम डीलर्स के अंडर आते हैं वो सब बंद हैं, तो क्या उन इलाकों में भी यही मसला चल रहा है? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान, कराची से लेके गिलगित तक इस वक्त तमाम पेट्रोल पंप्स के जो प्राइवेट लोगों के हैं, जिनके जो डीलर्स के हैं, वो तमाम पेट्रोल पंप्स बंद हैं। अच्छा, इससे अब वही बात आ जाती है कि बोझ तो सारा आवाम पे पड़ेगा, और बार बार आप भी ये बात कह रहे हैं कि आपका मार्जिन इतना नहीं है कि आवाम पे असर पड़े, लेकिन अगर हुकूमत की जानिब से एकदम से इस तरह की प्राइस कर दी जाती है कि आपका मार्जिन भी बीच में रखा जाता है और हर माह जो पेट्रोलियम में कभी 5, कभी 10, कभी किसी ना किसी शक्ल में इजाफा किया जाता है, अगर एकदम से बड़ा इजाफा किया जाएगा, ख़ास तौर पर मैं ये कोट करना चाहूँगी, पिछले दिनों ये बात भी सामने आ रही थी कि शायद 30 रुपए इजाफे की बातें की जा रही हैं, तो इससे तो लोग कहेंगे कि इससे अच्छा है हम गाड़ियां मोटरसाइकिलें रखना ही छोड़ दें। नहीं देखें, आपने कितना इजाफा कहा, मैं मिस कर गया। 20 रुपए? ये नहीं, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि 30 रुपए इजाफे की बातें हो रही हैं, ये मैंने पढ़ा था। अब ये कंफर्म नहीं है कि इतना इजाफा किया जाएगा, लेकिन ये मैं कहीं हेडलाइंस पढ़ रही थी कि 30 रुपए इजाफा किस तरह होगा। 30 रुपए इजाफा इस तरह होगा कि ये जो आईएमएफ से कमिटमेंट करके आए कि हर महीने 4 रुपए पीडीएल बढ़ेगा। अच्छा। इन्होंने पीडीएल इस वक्त जो 8 रुपए पीडीएल है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, इस वक्त पेट्रोल के ऊपर है 8 रुपए, वो इन्होंने लेके जानी है 30 रुपए पे। अच्छा। और डीजल के ऊपर भी 8 रुपए, वो भी 30 रुपए पे लेके जानी। तो इसका मतलब है कि 22 रुपए तो इन्होंने अगले कुछ माह के अंदर
सिर्फ पीडीएल की मत तो बढ़ाने, और जीएसटी जो है वो 17% की जगह भी 0% है पेट्रोल के ऊपर। अच्छा। वो 17% पे लेके जानी है। तो ये तो अगर दोनों चीजों को मिलाया जाए तो इस वक्त तकरीबन कोई 40 रुपए के करीब तो पेट्रोल की प्राइस वैसे ही बढ़नी है। अच्छा, ये तो खैर आपने अवाम पे हुकूमत से पहले ही बम गिरा दिया है। इसमें हमारे मार्जिन का कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो सिर्फ पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और जीएसटी जो कि ये आईएमएफ से कमिटमेंट करके मतलब ये जितने आपने कलेक्शन बताई है, तो आपके ख्याल में कि कम से कम 40 रुपए तक पेट्रोल का इजाफा होगा पर लीटर का? अगर गवर्नमेंट 17% जीएसटी और पीडीएल जो इन्होंने कमिटमेंट किया 30 रुपए करने का, अगर वो करती है तो ये तो बहुत तकरीबन 40 रुपए के करीब इजाफा हो जाएगा पेट्रोल की प्राइस पे। तो मेरा ख्याल है कि हमारा मार्जिन तो उसमें हमारा जो जी देता हूँ उसमें हमारा मार्जिन तो दिखाई नहीं देगा बीच में कहीं पे भी। ये तो इस बात की बात तो मुझे अब समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बात करूं, क्योंकि 40 रुपए या 30 रुपए इजाफा बहुत बड़ा इजाफा है। उसके बाद पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में कहाँ जाएगी? हालांकि हुकूमत बार बार ये कह रही है कि पाकिस्तान में पेट्रोल सबसे सस्ता है, लेकिन इतना सस्ता पेट्रोल है कि लोग अपनी गाड़ियां मोटरसाइकिलें जलाना भी शुरू हो गए हैं। पता नहीं आगे क्या होगा। सस्ते का जो कंपेरिजन करते हैं ना, वो करते हैं अमेरिका और यूके और इन मुल्कों से। तो वहाँ पे फिर गवर्नमेंट से सीधा सा सवाल ये बनता है कि भाई वहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम जो है वो क्या है? डेली वेजेस पे अगर कोई इंसान अपना काम करता है, छोटी सी नौकरी भी करता है, तो वो कितनी अर्निंग कर लेता है, उन चीजों को भी कभी कंपैरिजन कर लिया करें ना यहाँ पे। और फिर वही बात आ जाती है समीर साहब कि पाकिस्तान में लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही है, तनख्वाह नहीं बढ़ रही, जिसकी वजह से लोगों को ये बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है। बहुत शुक्रिया समीर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए। और ब्रेक अभी लेनी है, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हवाले से, जैसे कि मैंने बताया था कि कराची में झीलें भी होती थी, ये झीलें कहाँ थी, इस हवाले से जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कराची के हवाले से मैं पहले भी बात कर रही थी, और कराची कभी इस तरह का शहर था कि गैर मुल्की वहाँ पर रहने को तरजीह देते थे। वहाँ पे गैर मुल्की सफ़ीर तो होते ही थे, लेकिन जो बाहर से लोग आते थे वो कराची में रहने को ज़्यादा तरजीह देते थे। और मैं कभी सुनती थी कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फॉरेनर्स कहाँ पर हैं, तो कराची का नाम सुना जाता था और उसकी खूबसूरती की भी मिसालें दी जाती थीं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वहाँ पर जो रिफाही प्लॉट्स हैं, चाइना कटिंग है, दहशतगर्दी के वाक़यात जो हुए वहाँ पर, उसकी वजह से वहाँ पर लोगों ने जो बाहर से आते थे उन्होंने रहना छोड़ दिया। अभी कराची के हवाले से जो एक अहम खबर सामने आई कि मुअज़्ज़िज़ अदलिया ने इस कोशिशों में मसरूफ़ है कि कराची की रौनकों को दोबारा से बहाल किया जाए, और कराची में कुछ कुदरती झीलें थीं जो कि उनको दोबारा से बहाल करने के अहकामात जारी किए गए हैं। ये झीलें कहाँ थीं और कब थीं, इस हवाले से हम बात करते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट प्रोग्राम एंकर हैं फवाद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल जी, अल्लाह का शुक्र है। फवाद साहब, ये कौन सी झीलों की बातें हो रही हैं अदलिया की जानिब से जिनको बहाल करने के कहा जा रहा है? ये तो हम सुनते थे कि कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं, लेकिन ये कुदरती झीलें कभी सुनी नहीं मैंने। ये मुख्तलिफ पार्क थे कराची के अंदर जिनके अंदर झीलें थी। एक सफारी पार्क में, एक तारिक रोड पे एक पार्क मौजूद है, उसमें झील थी। देखिए, झील का तस्करा और उसके साथ कराची के दीगर मामलात का तस्करा जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस वक्त कर रहे हैं, इसका एक बैकग्राउंड समझना बड़ा जरूरी है। देखिए, झील के ऊपर बात होगी। झील तो जाहिर है कि कुदरती झील थी, वो पानी वक्त के साथ साथ सूखता गया और वो खत्म हो गई और उसकी जगह पार्क बन गया है, एक की जगह फुटबॉल ग्राउंड बन गया है, एक की जगह कोई सोसाइटी बन गई है। तो इस तरीके से झीलें तो खत्म हो गई। चले, इतना बड़ा कोई मसला नहीं है कि अगर झील थी तो झील कहाँ चली गई। तो मसला ये कि कराची को अगर आप 3-4 अदवार पर समझे ना, तो पहला दौर कराची का वो था जो तकसीम हिंद से पहले था। एक छोटा सा शहर था, माहीगीरों का शहर था, जिसको जो है वो अंग्रेज सरकार ने दिफाई एतबार से बसाया था, और यहाँ पर मुख्तलिफ 4-5 जो है वो एयर बेसिस थी। यहाँ पर जो है वो पोर्ट होने के साथ साथ दिफाई मामलात भी यहाँ से चलते थे अंग्रेज सरकार के। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो यहाँ बड़ी तादाद में लोग आए, क्योंकि इसकी आबादी जो है वो, जिस तरीके से लाहौर एक बड़ा तारीखी शहर है, लाहौर में बहुत आबादी पहले से मौजूद थी, पेशावर तारीखी शहर है, कराची में ऐसा बहुत ज्यादा आबादी भी नहीं थी, इसलिए लोगों ने यहाँ आना प्रेफर किया। समंदर किनारे था, समंदर किनारे जो भी शहर होता है उसमें रोजगार ज्यादा होता है, क्योंकि एक पूरी एक्टिविटी होती है, पोर्ट के साथ सारे मामला चलते हैं। तो तकसीम हिंद से पहले तो कराची की सूरत हाल थी जब माई कोलाची ने इसको बसाया, और माई गिरोह की एक छोटी सी बस्ती थी जो दिफाई एतबार से बहुत अहम थी। उसके बाद जो अगला दौर आया वो ये था, कराची दारुल हुकूमत था, जिसको अयूब खान साहब यहाँ से दारुल हुकूमत जो है वो इस्लामाबाद ले गए, अपने घर के करीब ले गए। तो वहां से महरूमियों का एक आगाज हुआ।
वहां से परेशानियों का आगाज हुआ कि जाहिर है कि जो प्रायोरिटी शहर को मिलनी चाहिए थी, आपका वाहिद पोर्ट सिटी था, उसको जो फौकियत मिलनी चाहिए थी वो खत्म होना शुरू हो गई, क्योंकि वो आपका दारुल हुकूमत जो है वो कराची से शिफ्ट हो गया इस्लामाबाद। उसके बाद कराची में जो महरूमियों का मामला था, उसने 80s की दहाई के अंदर एक ऐसा रुख पकड़ा कि जब लिसानी बुनियाद पर शहर तकसीम हुआ, और यहाँ पर हमने देखा कि किसने किसको मारा, कितनी लाशें दिन में गिरी हैं, गिनना भी मुश्किल हो गया। यहाँ ऑपरेशन होते रहे, यहाँ कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया। हड़तालें जो थी वो महीने में 30 दिन के अंदर से 20 दिन हड़तालें रहा करती थी। ये सब भी कराची ने देखा, और कराची के इस दौर को अगर खून आशाम दौर कहा जाए तो बुरा नहीं, गलत नहीं होगा। उसके बाद जो अगला दौर आया, जो परवेज मुशर्रफ साहब का दौर था, उनको भी क्रेडिट जाता है, साथ साथ नेमतुल्लाह खान साहब को क्रेडिट जाता है। साल 2000 के आसपास का जो इलाका था, उस एरिया के अंदर कराची में इतनी डेवलपमेंट हुई कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। कराची में फ्लाईओवर्स बने, कराची में अंडरपासेस बने, कराची में नए पार्क बने। अब जब वो दौर खत्म हुआ तो दोबारा मुस्तफा कमाल साहब आए, उन्होंने तसलसल रखा काम का। लेकिन उस दौर में एक मामला ये हुआ कि एक सियासी जमात जिसका नाम MQM है, उसने कराची के पार्कों पे कब्जे शुरू कर दिया। और कराची के पार्कों पे कब्जे इस तरह से हुए कि कराची के पार्क के साथ एक लाइब्रेरी भी बनाई गई छोटी सी, कि जहां अखबार आते थे, लोगों ने बैठ के अखबार पढ़ने होते थे। उस जगह पर यह हुआ कि वहां पर सेक्टर और यूनिट के ऑफिस बन गए, फिर कब्जे जो है वो बढ़ते गए। फिर मामला ये हुआ कि एक बैकग्राउंड आपको बताऊं, जो केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसकी बड़ी धूम है, नस्ला टावर की बड़ी धूम है, तिजोरी हाइट की बड़ी धूम है, लोगों ने ये नाम तो सुने। लेकिन हुआ ये था कि नेमतुल्लाह खान साहब ने अपनी निजामत से फारिग होने के बाद एक एप्लीकेशन दी, जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ज़ेर अल्तवा है, जिसके ऊपर जो है वो अमल दरामद केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। वो एप्लीकेशन ये थी कि कराची के पार्कों के ऊपर से कब्जा खत्म किया जाए, और पार्कों की जमीन को जो है वो पार्क के लिए ही इस्तेमाल किया जाए, उसको किसी और काम के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। वहाँ शादी हॉल ना बनाए जाए, वहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज ना की जाए, वहाँ पे कोई ऐसा काम ना हो कि जो उस पार्क की प्लानिंग के साथ नहीं था। एक वाकया ये हुआ कि जिस वक्त जस्टिस गुलजार साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं थे, एक जज थे, यहाँ पर एक बेंच लगा कराची में। उसमें एक औरत को मामला था कि उसको जो है मुतबादिल प्लॉट दिया गया था। उस मुतबादिल प्लॉट को उस औरत ने मंजूर करने से इनकार कर दिया। उसने कहा जी मुझे मुतबादिल प्लॉट चाहिए, खाली इलाके के अंदर दिया जा रहा है, और जो है मुझे इस इलाके के अंदर जो है मुतबादिल प्लॉट नहीं चाहिए, मेरा प्लॉट जो था वो बड़ा महंगा था, मुझे प्लॉट ना दिया जाए। वो जस्टिस गुलजार साहब के पास लगा, उन्होंने उसके अंदर जो है वो एक रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि मुझे मास्टर प्लान दिखाया जाए। तो मास्टर प्लान KDA के उस वक्त डायरेक्टर थे सरफराज साहब, वो मास्टर प्लान लेके पहुंच गए। उनसे पूछा कि जी आप इनको प्लॉट इन खातून को कहाँ दे रहे हैं? उन्होंने कहा खातून को हम प्लॉट एक खाली इलाके के अंदर दे रहे हैं, नॉर्थ कराची में। जस्टिस साहब ने कहा कि दिखाइएगा जरा किस जगह पर दे रहे हैं। उन्होंने दिखाया कि वो जो प्लॉट दे रहे हैं वो खाली इलाका। उन्होंने कहा खाली इलाका कहाँ से है? उन्होंने खाली इलाका नहीं है, ये तो एक खेल का ग्राउंड है, उसके अंदर हम प्लॉट दे रहे हैं। वहां से मामला शुरू हुआ। जस्टिस गुलजार साहब खुद भी कराची के रहने वाले हैं, कराची के सारे हालात को वो खुद भी जानते हैं। उन्होंने कहा ये आप मास्टर प्लान में कैसी तब्दीली कर रहे हैं कि जिस इलाके को खाली इसलिए रखा गया कि वहां पे कोई पार्क बनेगा, वहां कोई मस्जिद बनेगी, वहां कोई कम्युनिटी सेंटर बनेगा, वहां पर प्लॉट दिया कोई खेल का मैदान बनेगा, आप वहां पर जो है वो मुतबादिल प्लॉट अलाट कर रहे हैं, तो ये तो आप मास्टर प्लान का बेड़ा गर्क कर देंगे। उस केस की बुनियाद पर फिर बाकी सारे केसेस को मर्ज करके ये एक केस आज ऐसा चल रहा है कि जिसके अंदर जो है वो चीफ जस्टिस साहब मुख्तलिफ लोगों से पूछ रहे हैं कि कराची का ये बेड़ा गर्क कैसे हुआ। अब इसमें एक मामला हो रहा है कि क्या उनके अहकाम से फर्क आया। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। कालापुल एक कराची का इलाका है, कुरंगी रोड के ऊपर नेशनल मेडिकल सेंटर के पास एक सामने एक जमीन खाली थी जहां पर हॉस्पिटल ने पार्किंग बनाई हुई थी कुछ पैसे देके। वो पार्किंग का खत्म हो गई है। वहां एक खूबसूरत पार्क जिसका मंसूबा तो बाहर से नजर आता है, ग्रिल भी लगी हुई है, और वो पार्क एक बन रहा है, वो रेलवे की जमीन है। अच्छा, उससे आप आगे वो जो है जस्टिस गुलजार साहब के हुक्म पर हुआ। इससे आप आगे आ जाए, आप सदर के इलाके के अंदर जब आते हैं तो यहाँ पर एक था YMCA ग्राउंड जिसमें शादी की तकारीब हुआ करती थी। जब ये गुलजार साहब ने पूछा कि यहाँ पे शादी की तकारीब कैसे होती है भाई, तो उन्होंने कहा कि जी ग्राउंड खाली था, हमने तकारीब शुरू। उन्होंने कहा इसको फौरी पार्क बनाया जाए, उसकी दीवारों को गिराया जाए ताकि दीवारें गिरने के बाद हम देख सकें कि ये जो पार्क है ये लोगों को नजर आए, सी थ्रू एक मामला हो, एक खुशगवार माहौल है। मसला क्या है कराची का? मसला ये है कि इस वक्त मुर्तजा वहाब साहब हो, वसीम अख्तर साहब हो, ये सिर्फ कराची के 33% के जिम्मेदार है। यानी कि कहने को तो ये एडमिनिस्ट्रेटर कराची है, लेकिन ये कराची में 33% के जिम्मेदार है। बाकी 67% कराची का जो है वो 17 इदारे होल्ड करते हैं। कराची का मैंने आपको बताया 67% किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर जो है वो 5 कंटोनमेंट है, जहाँ पे कंटोनमेंट बोर्ड मनोड़ा से शुरू होता है मामला, उसके बाद जो है वो कंटोनमेंट बोर्ड कराची आता है, कंटोनमेंट बोर्ड मलीर आता है, कंटोनमेंट बोर्ड फैसल आता है। आपको ये डिसाइड कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन आता है। 5 कंटोनमेंट के बाद आपको डिसाइड ही करना मुश्किल होता है कि आप किसके इलाके में मौजूद है। आपका तो ये इदारे किसके अंडर आते हैं फवाद साहब? ये कि सिंध हुकूमत के अंडर आते हैं या विफाक के अंडर आते हैं? देखें जी, कंटोनमेंट बोर्ड्स तो मिलिट्री लैंड होती है, ये तो इसका एक पूरा अपना एक बल्दियाती निजाम होता है, और पूरे पाकिस्तान के अंदर कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, लाहौर में भी हैं, मिलिट्री के अंडर आते हैं।
मिलिट्री के अंडर आते हैं, तो ये कंटोनमेंट बोर्ड्स तो उनकी लैंड होती है। इसके अलावा वफाक के अंदर जो इदारे आते हैं, यहाँ पर जो है वो जिस वक्त ये वफाकी दारुल हुकूमत था तो बहुत सारी ऐसी जमीन थी जो वफाकी हुकूमत के पास थी, जो उनके नाम पर थी, यानी कि उसका इंतकाल वफाकी हुकूमत के पास था, वो आज तक मौजूद है। उसके ऊपर जिस तरीके से मुख्तलिफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज बन गई हैं, इस तरीके से एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर कराची के अंदर है KPT, कराची पोर्ट ट्रस्ट, उसकी बहुत ज्यादा यहाँ पर जमीन है, यहाँ पर नेवी की बहुत ज्यादा जमीन है, यहाँ पर जो है वो रेलवे की बहुत ज्यादा जमीन है। तो जब 17 अथॉरिटीज आती हैं तो हर अथॉरिटी अपना काम करने के बजाय, अच्छा एक उसकी छोटी सी मिसाल है, कराची में देखें, अगर आप ड्रेन का मामला देखें तो ड्रेन तो एक ही जगह से होना है ना, एक ही रास्ता ड्रेन का बनेगा या 2 रास्ते बन जाएंगे। तो होता क्या है कि एक अथॉरिटी दूसरी अथॉरिटी के उसमें जो है वो कचरा फेंक के चले जाती है, ड्रेन फेंक के चले जाती है, वहां पर कोई गलत काम हो जाता है जिसकी बुनियाद पर सारा सिस्टम चौक हो जाता है। फिर कमर्शलाइजेशन जो कराची के अंदर हुई, एक प्लॉट जिसके ऊपर एक वक्त के अंदर 10 लोग रहा करते थे, अगर आप सोचेंगे पंजाब के हिसाब से मैं कहूँ 2 कनाल की जमीन थी और सिंध के हिसाब से मैं कहूँ 1000 गज की जमीन थी, उस पर 10 लोग रहते होंगे, 15 लोग रहते होंगे, ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना। वहां पर अगर एक 13 मंजिला बिल्डिंग बन जाए, ये जैसा नस्ला टावर की जमीन थी 1000 गज के करीब है, आप सोचेंगे 10 मंजिला वहां पर एक बिल्डिंग बन जाए जिसमें सैकड़ों लोग आबाद हो जाएं, तो उनका सेवरेज, उनका पानी का मामला, उनका बिजली का मामला, उन तमाम चीजों की प्लानिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता। अच्छा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किसने करना है? कराची में 2 अदवार को बहुत याद किया जाता है कि उनमें काम हुआ, एक निमतुल्लाह साहब का दौर, एक मुस्तफा कमाल का दौर। इन 2 अदवार के अंदर काम इसलिए हुआ कि कराची का जो म्युनिसिपल का निजाम था वो कराची सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कहलाता था, यानी कि एक मेयर के तहत सब कुछ था, वो तमाम चीजें, वाटर बोर्ड भी उसके मातहत था, कराची बिल्डिंग कंट्रोल भी उसके मातहत था, और भी बहुत सारे जो मामलात कराची के हैं वो एक ही उसके मातहत आते थे, एक ही सिटी गवर्नमेंट की छतरी तले आते थे। जब ये नया बल्दियाती निजाम बना, जिसको 2013 का सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस कहते हैं, उसके अंदर KMC अलग हो गया और बाकी इदारों ने अपनी अपनी जो दुकानें खोल ली। अब कल चीफ जस्टिस साहब ने भी रिमार्क्स दिए, एक बड़े मजेदार रिमार्क्स। उन्होंने कहा मैं शारा फैसल पे जाता हूँ, वहां पर मुझे जो है वो लाइट जलती नजर नहीं आती। मुर्तजा वहाब साहब ने आगे कहा कि जी जितना हमारा इलाका है उसमें तो जल रही होती है। शारा फैसल का मैं आपको मजेदार किस्सा सुनाऊं। शारा फैसल शुरू होता है मेट्रोपोल से और खत्म होता है लांडी के ऊपर। ये तकरीबन 30 किलोमीटर का एक मोहतात अंदाजा मेरा है कि 20-22 से लेके 30 किलोमीटर तकरीबन ये इलाका होगा। अब ये शुरू जब होता है तो ये कंटोनमेंट बोर्ड कराची होता है, यानी कि बत्तियां जो लगानी है, लाइटें जो लगानी है सड़क के ऊपर, वो कंटोनमेंट बोर्ड कराची ने लगानी है। अच्छा। कितनी लगती है उससे कौन पूछेगा, जाहिर है कि वो मिलिट्री लैंड आ जाती है। उससे आप आगे आते हैं तो थोड़ा सा एरिया आ जाता है कि जो KMC के तहत आता है, कि मुर्तजा वहाब साहब ने कल कोर्ट में कहा जी हम तो अपने इलाके में जलाते हैं। जैसे ही आप कारसाज पहुंचते हैं तो कारसाज से शुरू हो जाता है कंटोनमेंट बोर्ड फैसल। अब कंटोनमेंट बोर्ड फैसल आप पूछे, फिर थोड़ा सा आप आगे आते हैं तो फिर ये दोबारा इलाका शुरू हो जाता है मलीर का, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का। इस डिस्ट्रिक्ट कोरंगी को क्रॉस करेंगे तो फिर आपको कंटोनमेंट बोर्ड मलीर आ जाएगा। यानी कि कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर घिरा हुआ जब ये पूरा शारा फैसल है तो 5-6 लोग, किससे आप पूछेंगे कि जी आपने अपनी मतलब बहुत पेचीदा निजाम है कराची का फवाद साहब। ऐसे तो लग रहा है कि कराची का निजाम जो है बहुत पेचीदा है, कि इसको जो संभालना किसी एक के हाथ में नहीं है, इतने सारे लोग हैं इसलिए इसका निजाम जो है वो सारा सिस्टम ही खराब हुआ हुआ है। देखिए जी, शहर भी एक तो बहुत बड़ा है, ठीक है, इतने बड़े शहर के अंदर जो है वो बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं, इतने बड़े शहर के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको समझना बहरहाल मुश्किल होता है। सही। आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी जी, मैं सुन रही हूँ, आपकी बात सुन रही हूँ। हाँ, इसका सिस्टम का हल सिर्फ और सिर्फ यही है कि कराची को एक ऐसा निजाम दिया जाए कि जिसमें जो है वो मेयर ये भी पूछ सके कि जी पानी क्यों नहीं आ रहा नलके के अंदर, क्योंकि इस वक्त जो मेयर थे वसीम अख्तर साहब या एडमिनिस्ट्रेटर साहब है, ये कराची वाटर बोर्ड से नहीं पूछ सकते, उसकी एक अलग पोजीशन है, उसका एक अपना अलग CEO होता है, वो महकमा बल्दियात सिंध के तहत आता है। फिर बिल्डिंग कंट्रोल के लिए आ जाए तो बिल्डिंग कंट्रोल भी महकमा बल्दियात के तहत आता है, उसने वहां पर जवाब देना है, उसने मेयर को जवाब नहीं देना। वो गलत बिल्डिंग का नक्शा पास करें या गलत बिल्डिंग बनती रहे, मेयर रोक नहीं सकता उसको। तो जब तक कराची को एक ऐसा बल्दियाती निजाम नहीं दिया जाएगा कि जिसके अंदर तमाम इदारे एक मेयर के मातहत आते हों, तमाम लोग वोट के जरिए उस मेयर को मुंतखब करें, उस वक्त तक कराची तब्दील नहीं हो सकता। इसी तरीके से रोते रहेंगे। मैं अपना फवाद साहब यहाँ पे माजरत में आपकी बात काट रही हूँ। मुर्तजा वहाब को भी जब बुलाया गया अदालत में तो उन्होंने कहा कि ये मुस्तफ़ा कमाल के दौर में लिए गए फैसले हैं जिन्हें हम भुगत रहे हैं। हालांकि हम सुनते आए हैं कि मुस्तफ़ा कमाल का दौरे हुकूमत कराची का बेहतरीन दौरों में शामिल किया जाता है, लेकिन मुर्तजा वहाब ने तो साफ कह दिया कि ये उनके दौर के लिए फैसले हैं जिन्हें अब हम भुगत रहे हैं। अच्छा, मुझे कल मुर्तजा वहाब साहब की बातों से बड़ा अफसोस हुआ। मेरे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, भाइयों जैसा ताल्लुक है, लेकिन उन्होंने कल बातें जो की ना वो इंतहाई सियासी थी, और मैच जो है ना वो सारे का सारा उन्होंने उस तरफ ले जाने की कोशिश की कि जो असल कराची का मसला नहीं है।
देखिए, उन्होंने कहा कि जी नेमतुल्लाह साहब और मुर्तज़ा वहाब के मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में जो फैसले हुए उन्होंने कराची को इस हाल में पहुंचाया। तो मेरे भाई ये टप्पी सिस्टम कौन सा था, ये मंजूर काका कौन था, ये कराची के गडाफ में और मलीर में प्लॉटों पे कब्जे कौन करा रहा था, ये कराची के अंदर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स किसने बनाई, ये कराची के अंदर गैर कानूनी टैंकर माफिया कौन चला रहा था, ये तमाम का तमाम पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत जो गुज़िश्ता 10-12 साल से है वही सब कुछ कराती रही है ना। तो आप कैसे अचानक हो सकता है कि जैसे ही आपसे जिम्मेदारी का तयन किया जाए तो आप बोलेंगे जी फलाना दौर के फैसले, जिस दौर के फैसलों की ये बात कर रहे हैं जिसमें जो है वो कराची की 29 शाहराहों को कमर्शलाइज किया गया, यानी कि बंगलों को ये तब्दील किया गया कि यहाँ पर शॉपिंग मॉल बन सकता है, यहाँ पर कोई प्लाजा बन सकता है। देखिए, एक शहर का इर्तिकाई अमल तो होना है ना, शहर ने बड़ा भी होना है, शहर ने फैलना भी है, प्रोपोर्शनली भी फैलना है, शहर ने वर्टिकल भी फैलना है, हॉरिजॉन्टल भी फैलना है। हर शहर ने फैलना तो है ना, उसको फैलाने के लिए आपको एक टाउन प्लानिंग की जरूरत है। टाउन प्लानिंग वक्त के साथ ऐसे कैसे हो सकता है कि आप 1951 का बना हुआ मास्टर प्लान कहें कि आज भी वैलिड हो। 1951 में कराची में चंद लाख लोग रहते थे, आज यहाँ पर 3 करोड़ 2.5 करोड़ लोग रहते हैं। तो जाहिर है कि मुख्तलिफ हुकूमतों में फैसले तो होने थे, लेकिन ये अजीब व गरीब तर्ज अमल है कि जिस वक्त आपसे आपकी जिम्मेदारी के मुतालिक पूछा जाए, ये सिंध हुकूमत तो बरी जिम्मा हो जाए, आप वो तो बरी जिम्मा हो रहे हैं। तो फासद हम ये कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का दौरे हुकूमत जागीरदाराना निज़ाम का दौर था, क्योंकि एक अरसे से ये 2 जमातें कराची पे हुकूमत कर रही हैं, तो इस वजह से कराची इन हालात को पहुंचे। देखें जी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत का तो सबके सामने ही है कि गुज़िश्ता 12-13 साल के अंदर कराची में एक बस नहीं चलाई गई, एक यहाँ पर जो है वो मेट्रो नाम की कोई चीज नहीं है। हम जब लाहौर जाते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। दुख इस बात पे होता है कि हमारे पास सब कुछ नहीं है, खुशी इस बात पे होती है कि पाकिस्तान का एक शहर कम से कम या 3-4 शहर तरक्की तो कर गए। कराची के अंदर एक ये शहर, उस वक्त की बात मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ मोहम्मदी ट्राम सर्विस था कि जो रीगल से लेके ड्रिग रोड तक चला करता था, जो उस वक्त का पूरा शहर था। कराची शहर में ट्राम चला करते थे, यहाँ पर बसें चला करती थी, यहाँ पर जो है वो कराची के अंदर सर्कुलर रेलवे था। दुबई से कराची को कंपेयर किया जाता है अक्सर। आज भी कराची के अंदर इतना बड़ा सिस्टम मौजूद है मास ट्रांजिट का कि अगर उसको एक्टिव कर दिया जाए, कराची सर्कुलर बिल्कुल उसको एक्टिव कर दिया जाए तो कराची के हालात में बहुत हद तक बेहतरी हो सकती है। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और हम अपने नाजरीन को मिलवाएंगे एक ऐसी खातून से जो कि कोरोना के दिनों में 2 साल तक अपने घर से बाहर नहीं निकली। वो कौन खातून है, आपको मिलवाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको फिर से खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी, और बिल्कुल इसी की मिसाल है। मैं आपको आज के प्रोग्राम में जिनसे मिलवाऊंगी डॉक्टर मुबश्शिर रहमानी, उनका थोड़ा सा तारुफ पहले करवाती चलूँ, फिर उनसे हम बात भी करेंगे। उन्होंने हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। पाकिस्तानी कंप्यूटर साइंटिस्ट डॉक्टर मुबश्शिर रहमानी को दुनिया के 1% बेहतरीन मुहक्किकीन होने का एजाज़ हासिल है, जो कि मुसलसल बेस्ट कंप्यूटर साइंटिस्ट की जो लिस्ट है दुनिया की, उसमें वो मुसलसल दूसरे साल टॉप पर हैं, और ये पाकिस्तान के लिए किसी एजाज़ से कम नहीं है। डॉक्टर मुबश्शिर रहमानी हमारे साथ मौजूद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। इस शानदार कामयाबी पर सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद दूंगी, क्या कहेंगे आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। इट्स एन ऑनर फॉर मी। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले भी बहुत सारे अवार्ड रखते हैं आप, और कंप्यूटर साइंस रिसर्च की फहरिस्त में भी दूसरे साल मुसलसल आपका नाम आया है। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है। इस पर आपका क्या रिस्पांस है, कैसे जज्बात हैं आपके? ये सफ़र थोड़ा तवील है। मैंने सन 2004 के अंदर मेरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से, जामशुरो से, कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री मुकम्मल की। उसके बाद मैंने कराची में 1 साल जॉब की असिस्टेंट नेटवर्क इंजीनियर के तौर पे, और उसके बाद फिर मुझे हायर एजुकेशन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से MS लीडिंग टू PhD की स्कॉलरशिप मिली। अच्छा। ये स्कॉलरशिप लेके मैं फ़्रांस चला गया, और फ़्रांस में वहाँ पे एक ग्रांड स्कूल था जो कि इंजीनियरिंग स्कूल था, प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग स्कूल, सुपरलैक जिसका नाम था। उसके अंदर लेबॉर्ट्री ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के अंदर मास्टर्स किया। जो मेरा शोबा था वो नेटवर्क्स एंड टेलीकम्युनिकेशन था। उसके बाद फिर मैंने PhD में दाखिला लिया यूनिवर्सिटी पियर एंड मैरी क्यूरी, यूनिवर्सिटी पारिस उसके अंदर, और ये फ्रांस की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर फिर मैंने कॉग्निटिव रेडियो नेटवर्क्स के अंदर PhD किया।
अच्छा। और ये जो PhD की डिग्री मुझे अवार्ड हुई वो वेरी ऑनरेबल, थ्राइस ऑनरेबल जो उसका टाइटल होता है उसके साथ मुझे ये अवार्ड हुई। अच्छा, उसके माशाल्लाह। बाद जो है फिर मैं पोस्ट डॉक मैंने शुरू की, मगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हायर एजुकेशन कमीशन का ये कहना था कि मुझे वापस आना है हम्म। और सर्व करना है कंट्री को, तो मैं वापस आ गया। अच्छा। और 5 साल मैंने अपने बॉन्ड के मुताबिक कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी वहाँ कैंट के अंदर सर्व किया। अच्छा और अच्छा, उसके बाद फिर मैं माशाल्लाह। आयरलैंड आ गया, और आयरलैंड में मैंने एज अ पोस्ट डॉक्टरेट काम शुरू किया, 1 साल काम किया। उसके बाद फिर मैंने मंस्टर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हम्म। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया, और अभी मैं वहीं पे आयरलैंड में सर्व कर रहा हूँ। अच्छा, तो माशाल्लाह। जो आपका सवाल है कि ये अवार्ड जो है उसमें कितना अरसा लगा, तो बेसिकली ये पूरे 10 साल का मुहित अरसा है। हम्म। बेसिकली अगर मैं आपको समझाऊँ ये अवार्ड दिया कैसे जाता है और कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो पूरी दुनिया के अंदर जो रजिस्टर्ड साइंसदान हैं, रिसर्चर्स हैं, तमाम साइंस के शोबों के अंदर, चाहे वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, मेडिसिन हो और कंप्यूटर साइंस हो, वो 8 मिलियन 80 लाख साइंसदान और रिसर्चर हैं 10 साल के। और फिर इनकी 10 साल की जो रिसर्च है उसको निकाला जाता है, अच्छा। और 10 साल की रिसर्च के अंदर जो उनके टॉप के 1% तहकीकी मकाले जो तहकीक उन्होंने की होती है हम्म। उसको गैदर करने के बाद ये लिस्ट, ये अवार्ड दिया जाता है। अच्छा। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1 साल कोई रिसर्च करें, कोई इन्वेंशन करें और हम्म। कोई रिसर्च आर्टिकल लिखें और आपको उसके बेसिस पे मिल जाए, नहीं। हम्म। आपका यानी कम्युनिटी के अंदर, रिसर्च कम्युनिटी के अंदर, साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर आपका नाम होना चाहिए, आपका यकीनन काम। पाकिस्तान के लिए बहुत ऑनर की बात है, आप आयरलैंड में रह रहे हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस चीज़ पर आप कैसा महसूस करते हैं, और फैमिली की तरफ से रिस्पांस तो मिलता होगा? इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं पाकिस्तान में था तो पाकिस्तान में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी मेरी। मुझे कॉन्जिक्यूटिवली कई साल तक बेस्ट रिसर्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला मेरी हम्म। यूनिवर्सिटी की जानिब से, और कई मरतबा ऑनरेरियम मिले, और बहुत ही अप्रिसिएशन की गई मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से। इसके साथ साथ मुझे हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड हमारे एक साथी हैं डॉक्टर अयाज़ अहमद, उनके साथ मिला। अच्छा। इसके अलावा जो है पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी PCST, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर ज़ेली इदारा है, हम्म। उनकी तरफ से पूरे पाकिस्तान के तमाम इंजीनियर्स के अंदर रैंक नंबर 1 मुझे काउंट किया गया इन टर्म्स ऑफ माई रिसर्च आउटपुट। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये पाकिस्तान के लेवल पे, जब मैं पाकिस्तान में था तो आउट परफॉर्म कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह एक्सीलेंट परफॉर्मेंस थी और उसको रिकॉग्नाइज भी किया जा रहा था। अच्छा। और जब मैं पाकिस्तान में था तो पाकिस्तान में रहते हुए भी मुझे कई इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले, बेस्ट एडिटर अवार्ड्स मिले, बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड्स मिले। और पाकिस्तान में रहते हुए मैंने इंटरनेशनल दुनिया के अंदर, यूरोप में, अमेरिका में काफ़ी नाम कमाया, काफ़ी कोलैबोरेशंस की, माशाल्लाह, काफ़ी वाकई। रिसर्च इस्टेब्लिश की। हम्म। और ये जो परसेप्शन है कि हम पाकिस्तान में रह के इंटरनेशनल लेवल की रिसर्च नहीं कर सकते, अल्हम्दुलिल्लाह उस परसेप्शन को दूर करने का मौका मिला। अब सही। आपका जो मेन सवाल था कि आयरलैंड में क्या है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आयरलैंड में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। इनके मीडिया ने बहुत ज़बरदस्त कवरेज दी है, हमारी यूनिवर्सिटी ने बहुत अप्रिशिएट किया है, और बहुत ही अच्छा कोलीग्स का बिहेवियर है। जैसे पाकिस्तान में जो मेरे कोलीग्स थे, मेरे दोस्त थे, वो बहुत अच्छा बिहेव करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट करते थे। इसी तरीके से यहाँ पे भी अल्लाह पाक के फजल व करम से बहुत ही अच्छे कोलीग्स हैं, बहुत ही सपोर्टिव इन्वायरमेंट है। सही। और जो आपका सवाल है कि फैमिली का क्या रिएक्शन है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। ख़ास तौर पे मेरी बहनें, उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया। आज मैं जो कुछ भी हूँ ये उन्हीं की जो है दुआएं हैं, उन्हीं का कोऑपरेशन है। और मेरी वाइफ, उनका भी बहुत इसमें हाथ है। इसके अलावा मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ख़ाली मेरा अकेले का फ़र्ड नहीं है, ये इन सब लोगों की जो है कोशिशें हैं, इन लोगों की। कोशिश है सबकी। आपने कहा आपकी बहनों की तरफ से भी आपको बहुत सपोर्ट मिला, यकीनन उनको भी सलाम पेश करना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने आपको सपोर्ट किया और आपने पाकिस्तान का नाम इतना रोशन किया। डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल जो आखिर में करना चाहूँगी कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने हमारी नौजवान नस्ल को बहुत बेरादवी की तरफ लगा दिया है। आप आयरलैंड में अकेले रहते हैं, इतने अरसे से रह रहे हैं, अपना वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि किस तरह आप वहाँ पे रहते हैं, अपने आप को किस तरह वहाँ के जो माहौल है उससे बचाते हैं और किस तरह अपने लाइफ को एक लेकर चल रहे हैं। आपने ये बहुत ही अहम बात पूछी।
देखिए, हर चीज़ का मस्बत और मनफी पहलू होता है। बिल्कुल। अब कंप्यूटर का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए कि ये प्रोडक्टिव हो जाए। मैं आपको अपना एग्जांपल देके बता देता हूँ। मैं जब पीएचडी कर रहा था, तो पीएचडी में आप इमेजिन करें, मैं पेरिस में हूँ और अकेला हूँ और कई सालों से हूँ, और खाना पीना भी खुद ही बनाना है, रिहाइश भी, कपड़े धोने, ये सारे काम जो होते हैं नॉर्मल, वो सारे खुद करने हैं। और पेरिस का माहौल, जो लोग वहाँ पे रहे हैं उनको अंदाज़ा हो सकता है यूनिवर्सिटी का माहौल किस लेवल का होगा। अब उसके बाद आप घर पे अकेले होते हैं, आपके पास हर ऑप्शन होती है, हर बुरा काम आप कर सकते हैं। तो आप उस माहौल के अंदर रहते हुए कैसे हम उन तमाम बुराइयों से बच जाएं, उसके लिए मैंने रुजू किया जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, उलमा इकराम हैं, मुफ्तियान इकराम हैं, उनसे मैंने पूछा कि आप मुझे गाइड करें कि मैं इन चीज़ों से बच जाऊँ। तो एक गाइडेंस जो मुफ्तियान इकराम ने मुझे वो ये दी कि भाई अपने आप को बिज़ी रखो। अगर तुम बिज़ी रहोगे तो इन चीज़ों से बचोगे। बिज़ी इन सेंस कि प्रोडक्टिव काम हम करें। मसलन मिसाल के तौर पे हम कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लें, कोई नया टूल सीख लें, कोई नई एप्लीकेशन सीख लें, यानी हुनर सीख लें, स्किल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, स्किल्स डेवलप करें। इसके साथ साथ हम अपने आप को इंगेज करें पॉजिटिव चीज़ों के अंदर। और अगर हम अपना टाइम सोशल मीडिया पर लगाएंगे तो सोशल मीडिया हमारा टाइम ले लेगा। मैं जब पीएचडी कर रहा था तो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट होता था कि मैं कंसंट्रेट करूं, क्योंकि रिसर्च के अंदर आप जानते हैं आपको नए थॉट्स लेके आने पड़ते हैं, नई इन्वेंशन करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, यानी आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है। अब वो फोकस के बगैर, कंसंट्रेशन के बगैर तो नहीं आ सकती। तो उसके लिए जो मैं सबसे बेहतर काम ये करता था कि उलमा इकराम से पूछ के कि मैंने अपना स्केड्यूल बनाया था, अपना टाइम स्केड्यूल बनाया था। और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह जल्दी उठता था, और सुबह उठने के बाद फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़ना। सूरह यासीन के मुतालिक आता है कि जो शख्स सूरह यासीन को पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसके दिन भर के कामों को पूरा कर देते हैं। बिल्कुल, अल्लाह ताला तो उसके दिन के एक बरकत आ जाती है, आपके पास एक स्ट्रेंथ आ जाती है। इसी तरीके से फिर रोज़ाना एक पारा कुरान पाक की तिलावत करना, ये मामूल बना लेना। तो जब मैं ये यूथ के पर्सपेक्टिव में कह रहा हूँ, तो इससे आपको एक स्ट्रेंथ मिलेगी। फिर आप कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ें, उसको देख के समझें, और फिर जब ये पॉजिटिव ख्यालात आपके अंदर बढ़ेंगे और फिर आप अपने काम पे ध्यान दे सकेंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, वक्त दिया आपने हमें, और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमसे शेयर की हैं। यकीनन आप हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, हमारा फ़ख्र है। और नाज़रीन, सोशल मीडिया पर तो बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो रातों रात मशहूर हो जाते हैं, लेकिन हम प्रोग्राम में उन लोगों को लेकर आते हैं जो सही में पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का बाइस हैं, और डॉक्टर मुबश्शिर रहमानी भी उनमें से एक हैं। अभी ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे उन खातून से जो कोरोना के दिनों में 2 साल तक बिल्कुल अपने घर में बंद रहीं, हर चीज़ ऑनलाइन मंगवाई। कौन है वो खातून, आपको मिलवाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, कोरोना जब आया तो हम सबको घर में बंद कर दिया। मतलब बाहर जाते हुए डर लगता था कि बाहर जाएंगे तो ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। एमरजेंसीज भी लगना शुरू हो गई, हुकूमत की तरफ से भी लोगों को बाहर जाने से रोक दिया गया। इन दिनों में जो ऑनलाइन बिजनेस था वो बहुत अरूज पे पहुंचा। हालांकि पहले भी ऑनलाइन कारोबार बहुत होता था, लेकिन कोरोना के दिनों में ऑनलाइन बिजनेस जितना अरूज पे पहुंचा शायद इससे पहले कभी भी नहीं था। और इन्हीं दिनों में अगर आप घर में बैठे रहें, सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग करें, और बाहर जाने का बिल्कुल भी आपका कोई दिल ना चाह रहा हो या कोई मसला हो, आप ना जा पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी पे भी इसका असर होता है। लेकिन आज हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं, जो खातून मौजूद हैं, कोरोना के दिनों में घर में बैठ के इनकी पर्सनैलिटी मुझे लगता है ज़्यादा पॉजिटिव हो गई है। इरम नईम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आयशा, कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी माशाल्लाह इतनी पॉजिटिव पर्सनैलिटी है, आपसे बात करके मुझे इतना अच्छा सा फील हो रहा है कि लग ही नहीं रहा कि आप 2 साल बाद घर से निकल के आई हैं। कैसे आपने ये 2 साल घर में गुजार दिए? देखो, जब कोविड आया तो ये एक तरह से जंग थी। हमें नहीं पता था कि इसका रिजल्ट क्या होगा। हम नहीं जानते थे कि 2 साल वाकई ही 2 साल होंगे या इससे ज़्यादा टाइम हो जाएगा, कोई पता नहीं था। तो जब मार्च में 2020 में ये शुरू मिड में हमें बताया गया कि अब बाहर नहीं जाना, और इसके लिए बहुत सारी एहतियात दी गई कि आपने सैनिटाइजर भी लगाना है, मास्क पहनना है, और टच नहीं करना, बाहर किसी से मिलना नहीं है। हाँ, कोई खांसी जुकाम हो तो कैसे करना है। इतनी खबरें थी, ये वो लग रहा था
जैसे कभी कोई जंग हो और आपको बता दिया जाए कि आपने अब ऐसे ऐसे कैजुअल्टी है, ऐसे होगा तो क्या करना है। इसमें समझे कि हमारे जो रेड क्रॉस का काम था वो हमारे उन लोगों ने दिया, उनको सलाम है जो हमें घरों में चीजें लाके देते थे। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, उन लोगों को वाकई सलाम है वाकई। आप सोचें कि अच्छा जैसे कि घर में रहना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने सोच लिया कि जब हमने रहना है तो हंसी खुशी रहना चाहिए। तो मैंने पहले अपना सबसे पहले सोशल मीडिया को ऑन किया और अपने फ्रेंड्स को भी फोन कर करके सिखाया कि चलो आओ इस तरह बात करते हैं। वीडियो कॉल्स करते थे, हम लोग बातें करते थे रेगुलर, और हम 4-5 फ्रेंड्स बैठ के आपस में बातें भी कर लेती थी। तो उससे हमें कभी एहसास नहीं हुआ कि हम कोविड की वजह से अंदर लॉकडाउन हो गया और बंद हो गए। सही। अच्छा, माजिद आपकी बात काट रही हूँ कि आप जैसे कि बात कर रही हैं कि आपने सोशल मीडिया के जरिए खुद को एक्टिव रखा। हालांकि हम ज्यादातर बात करते हैं कि सोशल मीडिया के नुकसानात कितने हैं, लेकिन सोशल मीडिया के फायदे भी इतने हैं कि ये भी बताना चाहिए हमें लोगों को। अच्छा, आप जैसे बता रही थी कि जो लोग आ रहे थे आपके घर, आप सामान बाहर से ऑर्डर करती थी, वो घर ले आते थे, लेकिन अक्सर लोगों को ये वहम भी होता है कि जो सामान आ रहा है कहीं उसके ऊपर भी कोई ऐसे जरासीम ना हो, तो वो फिर आप किस तरह देखती थी? जी, हमने एक बॉटल बड़ी सारी लेके उसमें हमने सैनिटाइजर और चीजें रखी हुई होती थी गेट के पास एक टेबल पे, बल्कि मैंने छोटी बॉटल्स में सैनिटाइजर और मास्क रखे होते थे। जो लोग हमें देने आते थे हम उन्हें भी देते थे कि अगर उन्हें जरूरत पड़े तो वो इस्तेमाल करें। तो देखिए, हम उनका नहीं ख्याल करेंगे तो वो तो उनका शुक्रिया कि वो हमारा कर रहे थे। बिल्कुल। और उन चीजों पे हम स्प्रे कर देते थे, धूप में रखते थे, फिर हम घर के अंदर लेकर आते थे, फिर खोला जाता था, फिर हम उन्हें एंजॉय करते थे। सोचिए जरा कितना मुश्किल लगता था वो टाइम कि आप सामने आपकी आई हुई चीज पड़ी, आप देख नहीं रहे हो कि वो कैसी है और क्या है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। अच्छा, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप लगती हैं कि बहुत घूमने फिरने वाली, बहुत सोशल एक्टिविटी करने वाली, फ्रेंड्स में जैसे आपने बताया भी कि आप फ्रेंड्स से फ़ोन पे सोशली कनेक्टेड रहती थी, तो आप कभी तंग नहीं आती थी घर में? तबीयत नहीं आपकी होती थी ऐसे कि बस मैं निकलूं बाहर, कहीं बाहर जाऊं, मैं लोगों से मिलूं, ऐसी तबीयत नहीं होती थी? देखो, जब ये सिलसिला ख़त्म हुआ तब एहसास हुआ, लेकिन जब हम गुजर रहे थे तो मैंने तो अपने दिमाग में सोच लिया था अच्छी तरह कि जो कुछ है अब आराम से ज़िंदगी, अगर सेहत है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। तो अगर अच्छा, कोविड का तो ये भी नहीं पता था ना कि इसकी ये हो जाए तो उसके बाद क्या रिएक्शन होता है, फिर क्या होगा, डॉक्टर्स को भी नहीं पता था। तो ये मेरे बच्चों ने मुझे कहा कि माँ अगर आपने बचना है ना तो अपने आप को ख्याल करें, क्योंकि मैं लाइफस्टाइल पे बात करती थी लोगों से बात, तो उससे मुझे ये भी बड़ा हौसला और फ़र्क होता था, मैं लोगों को बताती थी। मैंने अपनी बहुत सारी ऐसी मेरी फ्रेंड्स जो मुझसे एज में बड़ी थी उनको घर रहने का तरीका बताया। अच्छा। उनको कहा कि आपने पार्क में सैर करने नहीं जाना, आप इतने मिनट घर में वॉक करें, आप ऐसी वो स्टेप्स वाली घड़ी ले लें, आपको पता चलेगा आपने कितने स्टेप्स लिए दिन में। फिर हमने एक योगा क्लास शुरू करवा दी। अच्छा। जो ऑनलाइन होती थी, तो वो लोग उसको ज्वाइन कर लेते थे जूम पे। तो वो फिर देखो, अब दिन के पोर्शन में अब 11 से लेके 12 बजे तक योगा कर ली, एक टाइम गुजर गया, फिर खाना हो गया, फिर रेस्ट हो गया, फिर हमने टीवी बहुत सारी कुछ और मोबाइल पे चेक कर दिया। शाम को मैंने फिल्म का भी रखा हुआ था, अपनी फ्रेंड्स को कहना कि फलां मैंने फिल्म का सुना है और पढ़ी है, बहुत अच्छी है, तुम लोग भी देखो, आज हम वो देखते हैं। तो हम वो फिल्म देखा करते थे शाम में। अच्छा। फिर ये होता था रात को। मैंने अपने लिए बुक्स बहुत पढ़ी मैंने इस दौरान। मतलब आपने तमाम प्रोडक्टिव काम किए? बिल्कुल। और मुझे सबसे ज्यादा हेल्प जो थी वो सोशल मीडिया से मिली। अच्छा, चीजें क्या क्या मंगवाती थी आप ऑनलाइन? क्योंकि हमें ऑनलाइन ये होता है, अच्छा कपड़े मंगवा लिए, जूते मंगवा लिए, अब तो ग्रोसरी भी आ गई, लेकिन सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या लगता था आपको ये ऑनलाइन मंगवा? देखो, मैंने शुरू किया जब तो गर्मियां शुरू हो रही थी, मैंने कपड़े मंगवाए अपने लिए। अच्छा। और वो बहुत अच्छे आए। मैंने अपनी फ्रेंड्स को भी बताया, मैं कहा चलो जी अब तो मसला खत्म। सिलवाने के लिए भी हमने कोरियर को बुलाया, दिया दर्जी को, सिल के भी आ गए। अब जूतों का था कि गर्मियों के जूते कैसे लेने। अब सोचो कि मैंने जब जूते ऑर्डर किए एक ब्रांड को, तो उनके जो लेकर आए कोरियर, तो वो इतनी एहतियात से सैनिटाइजर उसने किया, पहले उसने वो मास्क पहना, बैठा, उसने कारपेट छोटा नीचे डाला। अच्छा। 6 जूते इधर रखे, 6 जूतों के डब्बे इधर रखे, मतलब फुल प्रोटोकॉल के साथ। जब मैंने ट्राई किया और फिर मैंने जूता लिया तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं देखिए, मैंने सोचा कि
दुनिया कितनी बदल जाती है जब ऐसे कैजुअलिटी आती है, तो लोग कितनी राहें बना लेते हैं अपने लिए काम के। देखो कारोबार तो अपनी जगह खराब हो ही रहा था, लेकिन उन लोगों ने कितना हमारी हेल्प भी की और अपने कारोबार को अच्छा भी किया। और फिर जो मेरे जैसा बंदा जो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे अनाउंसमेंट्स कर रहा है, अपनी फ्रेंड्स को बता रहा है, मैंने अपने बहुत सारी दोस्तों के घर उन्हें भेजा। फिर मैं कि वहाँ पे भी चाहिए, उसे भी चाहिए, उसे भी चाहिए, तो उससे उन्होंने जूते लिए। फिर सबसे चैलेंजिंग बात क्या हुई कि एक तो मेरे बेटे की शादी आ रही थी, दूसरा मुझे बर्तन लेना थे। अच्छा बर्तन तो टूट जाते हैं ना घर में, और शादी के लिए मुझे था कि मेहमान आएंगे, हमें ये होता था कि शायद इस महीने कोविड खत्म हो जाएगा, अगले महीने खत्म हो जाएगा, एक ये भी। तो मैं क्या, मैं पहले से बर्तन भी ले लूं, तो मैंने बर्तन मंगवाए, ऑनलाइन मंगवाए। अच्छा, जबरदस्त। और मतलब पूरा डिनर सेट हो जैसे, जैसे आप एक्सपेक्ट करी थी वैसे ही आया। एग्जैक्टली, बिल्कुल पीसेस कम आते हैं। नहीं, मैं बता रही हूँ आपको कि कुछ उसमें बर्तन जैसे बाद में मैंने दोबारा मंगवाए कि ये तो बहुत अच्छे हैं, मैं और कर लेती हूँ एक सेट, तो उसमें 3 प्लेटें टूटी हुई निकली। मैंने उन्हें वीडियो बना के भेजी, मैं कहा ये देखिए आपकी ये 3 प्लेटें जो हैं ये टूटी हुई निकली है। तो उसने कहा अच्छा आप ही शाम को आपके पास लड़का लेकर आ जाएगा। जबरदस्त, मतलब वो भी आपने तो हर चीज ही ऑनलाइन में मंगवा के एक मिसाल कायम कर दी है। जब आप सुई धागे की बात करें तो मैं आपको ये बताऊं कि मुझे क्रोशिया का और निटिंग का शौक है। अच्छा, तो हमने सोचा कि जब कुछ फ्रेंड्स मेरी क्रोशिया बहुत अच्छा करती हैं तो मैं इनसे सीख लेती हूँ। तो उस वक्त मैंने क्रोशिया नीडल्स भी मंगवाई, धागे मंगवाए, फिर हमने सिलाइयाँ, ऊन मंगवाई, फिर मैंने निटिंग के लिए अपनी ऑनलाइन ही फ्रेंड से सीखा निटिंग भी। तो हमने अपने टाइम को मैनेज किया। मैं बताना ये चाह रही हूँ आपको कि अगर हम चाहें तो इस वक्त को भी खुशगवार गुजार सकते हैं। बिल्कुल सही, हम अपनी जिंदगी को खुशियों के साथ खुशगवार लेकिन इस सिलसिले में हमें आपस में कनेक्टेड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कनेक्शन है वो ही हमारे लिए सबसे बेहतरीन, आपके दोस्त, आपकी फैमिली बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम जब तक लोगों से कनेक्टेड नहीं होंगे हम अकेले रह के तंग आ जाएंगे और वो हमारे साइकोलॉजिकल इश्यूज पैदा करना शुरू कर देगा। बहुत शुक्रिया इरम नईम साहिबा, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई और इतनी पॉजिटिव बातें की, इतनी पॉजिटिव एनर्जी हमारे प्रोग्राम में फैलाई है। ब्रेक पे अभी हम जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसान को इजहार के बहुत से तरीके दिए हैं जिनके ज़रिए हम अपनी सोच और अपने लफ्ज़ों को इजहार की शक्ल में बाहर ला सकते हैं। मतलब सिर्फ ज़बान का होना ज़रूरी नहीं है, और भी बहुत से तरीके हैं। जैसे एक शायर अपनी शायरी के ज़रिए अपने दिल के जज्बात का इजहार करता है, और अगर बात की जाए एक लिखारी अपनी लिखाई के ज़रिए, अपनी तहरीर के ज़रिए अपने जज्बात का इजहार करता है, उसी तरह एक मुसव्विर या मुजस्मा साज अपनी पेंटिंग्स या मुजस्मा साजी के ज़रिए अपने जज्बात का, अपने एहसासात का इजहार करता है। और पाकिस्तान में हम मुजस्मा साजी के हवाले से बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में मुजस्मा साजी का क्या स्कोप है और किस तरह की जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं रिफत शाहीन साहिबा, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और रिफत शाहीन साहिबा की वजह से आपको ये भी बताऊं कि मुजस्मा साज भी हैं, साथ साथ पेंटर भी हैं और बिजनेस वुमन भी हैं। इतना कुछ हैं आप। अच्छा, बहुत खुशी होती है मुझे ऐसे लोगों से मिलके, खासतौर पर ऐसी खवातीन से मिलके जो कि अपनी लाइफ की एक डायरेक्शन बनाती हैं और किसी तरफ उसको लेके चल रही होती हैं और कामयाब भी होती हैं। तो आपसे मिलके भी मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। अच्छा रिफत, कैसे आपने शुरू की मुजस्मा साजी और क्या बचपन से ही शौक था इसका? ऐसे ही है कि मैं बसा औकात इसके बारे में इजहार करती हूँ कि इसका शौक का मालूम नहीं पड़ता कि शौक था कि नहीं। आपको जब शऊर आता है, आपके सोचने का अमल आपके अंदर उजागर होना शुरू होता है, जब आप पैदा होते हैं उसके साथ साथ जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो ये चीज़ आपके अंदर आती रहती है, क्योंकि ये एक कुदरत से या फितरत से आपको हासिल होती है, तो आप इससे जुदा नहीं रह सकते। ये फिर खुद ब खुद आपको नेचर इस तरफ ले जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं आपका काम देख भी रही थी और बड़ा ज़बरदस्त आपने काम किया। कहाँ करती हैं जाके? इतने खूबसूरत मुजस्मे आपने बनाए हैं, इतनी खूबसूरत पेंटिंग की है। कैसे तख़य्युल, बहुत भारी लफ्ज़ है, तख़य्युल आपका लगता है बहुत वसी है। बहुत शुक्रिया। एक्चुअली इस वक्त तो पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में काम कर चुकी हूँ मैं, और नाम लेते लेते बहुत वक्त हो जाएगा। अच्छा, मतलब आप पेंटिंग करने या मुजस्मा साजी करने के लिए किसी दूसरे इलाके में जाती हैं? बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि मुजस्मे इतने बड़े साइज़ के हैं कि उनको फिर यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहीं जाके ऑन द स्पॉट, अगर आपको कोई ऑर्डर मिलता है मुजस्मा साजी का, तो आप उसी इलाके में जाती हैं, वहाँ पर जाके बनाती हैं?
ऐसे ही जैसे कि मुझे डेरा भुक्की में ऑर्डर मिला तो मैं डेरा भुक्की गई, इतना मजा आया मुझे, ट्रैवलिंग भी साथ साथ एडवेंचर भी हो गया। हाँ, ये चीज़ तो है, ट्रैवलिंग भी है साथ एडवेंचर भी, और खासतौर पे अगर आपके काम के साथ ट्रैवलिंग भी हो जाए तो इससे ज़बरदस्त चीज़ और कोई नहीं ऐसे ही है। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान में अगर हम बात करें मुजस्मा साजी के हवाले से तो हम एक दो यूनिवर्सिटी का तो सुनते हैं कि वहाँ पर ख़ास तौर पे तरबियत दी जाती है, लेकिन हमने अभी बहुत ज़्यादा नहीं देखा है इतना कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस ऐसे हों जहाँ पर मुजस्मा साजी या पेंटिंग के हवाले से तरबियत दी जाती हो। आपको लगता है कि यहाँ पर ये कम है पाकिस्तान में ये चीज़? मैं फिर कहूँगी कि एक तो ये है कि आपके अंदर शुरू में पहले इस बात का उजागर होना बहुत ज़रूरी है कि आप एक मुजस्मा साज हैं या आप कुछ कर सकते हैं। उसके बाद आप इंस्टीट्यूट की तरफ आते हैं तो इंस्टीट्यूट सिर्फ आपको पॉलिश कर सकते हैं। अच्छा। आपको आपने जैसे कि कहा कि तख्लीक या एक और आपने कहा बड़ा भारी तखय्युल बड़ा भारी लफ्ज़ है, तो ये सिर्फ आपको ना खुदा की देन है, अल्लाह की जानिब से आती है। ये आपको इंस्टीट्यूट वगैरह जाने से या सीखने से नहीं आती। इंस्टीट्यूट्स ये हैं कि वो आपको बेसिक्स बताते हैं कि आज तक जो भी आर्टिस्ट पैदा हुआ तो उसने कुछ कवायद और ज़ाबित तय किए हैं कि ये तरीके हैं पेंटिंग करने के, मुजस्मा बनाने के, या फिर किसी की आंख को लुभाने के लिए, क्योंकि जब पेंटिंग का मुजस्मा बनता है तो उसमें सबसे बड़ा अंतर होता है आपकी आंख को कोई लुभा जाए। तो लुभाने के लिए हम अगर नए सिरे से रिसर्च शुरू करेंगे तो हमें टाइम लग जाएगा। तो बेहतर यह है कि हम अपने ओल्ड मास्टर्स को पढ़ लें कि उन्होंने क्या तरीके किए। तो उनके लिए अल्लाह मियाँ ने कुदरत में पहले से कुछ सेट पैटर्न्स रखे हैं। आप उन सेट पैटर्न्स पे अगर काम करते हैं तो एकदम से आपके लिए या किसी दूसरे के लिए वो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत या दिलचस्पी रख लेती है। तो उसको हम बेसिकली कहते हैं कंपोजिशंस या कंट्रास्ट। तो ये ज़रूरी होते हैं पढ़ना, और ये आपको स्कूल कॉलेजेस सिखाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब पॉलिश तो आपको कोई कर सकते हैं, लेकिन असल में आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, आपको शौक होना चाहिए और कि आप किसी चीज़ को तख्लीक कर सके, कुछ नया बना सके। बिल्कुल। अच्छा, हम अक्सर लोगों का काम देखते हैं, उनका तकरीबन एक जैसा काम ही होता है, लेकिन आपका मैं काम देख रही थी बहुत डिफरेंट चीज़ें आपने बनाई हैं। तो फिर वही बात आ जाती है, क्या आप किसी चीज़ से इंस्पिरेशन लेती हैं, किसी जगह पे जाती हैं, उस जगह की इंस्पिरेशन होती है, या फिर अगर आपको ऑर्डर आता है तो उनकी डिमांड होती है? ये आखिरी बात ज़्यादा सही है। डिमांड होती है। हाँ, डिमांड होती है। मैं कस्टमर्स का माइंड पढ़ती हूँ, कस्टमर्स के जो उनका चाह रहे होते हैं, तो मैं उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि कहते हैं ना कि गाग हमेशा दुरुस्त होता है। तो वो वाली बात है कि मैं उनका माइंड पढ़ के जो वो चाहते हैं वो बनाने की कोशिश करती हूँ। तो इसलिए हर एक का अपना एक दिमाग है, वो मुझे डिफरेंट चीज़ें बताते हैं, मैं उस हिसाब से करती हूँ। इसलिए हर दफ़ा का एक टास्क जो होता है मेरे नया होता है, चैलेंजिंग होता है, और मैं घबरा रही होती हूँ कि आया मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। अच्छा, लेकिन ये होता है ना कि जो एक बता रहा होता है, गाहक बता रहा होता है, जैसे आपने कहा गाहक हमेशा दुरुस्त होता है, वो बता रहा होता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आप बनाने वाली हैं, जब आप वो चीज़ बनाती हैं वो मुतमईन हो जाते हैं? हमेशा मेरे सोशल मीडिया पे लेटर्स इदारों के भरे पड़े हैं कि वो कहते हैं कि मैडम जितना आपने काम हमें दिखाया था अपनी पेंटिंग्स में या स्केच में, आपने मुझसे बहुत बेहतर करके दिया ऑन ग्राउंड। या फिर जैसे कि मैंने अगर किसी से कहा है कि मैं 3 माह ले रही हूँ काम करने के लिए, तो मैंने 1 माह 20 दिन में काम करके दे दिया। अच्छा, ज़बरदस्त। तो वो लेटर्स मैं अपने अक्सर औकात सोशल मीडिया पे पोस्ट करती रहती हूँ। आपकी टाइमिंग के हवाले से ये सवाल आपने मुझे बड़ी अच्छी एक चीज़ बता दी कि एक मुजस्मा बनाने में कितना टाइम लगता है? डिपेंड करता है ना कि उसका साइज़ क्या है। मोस्टली तो ये है कि मैं 30 फुट से ऊपर के मुजस्मे बना रही हूँ आजकल पाकिस्तान में। अच्छा। तो मैं 3 महीने लेती हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ मैं जल्दी बना लेती हूँ, तो मैं जल्दी बना के उनको देती हूँ, मैं कहती हूँ चलो अगला काम। की स्पीड ज़्यादा है। ये अल्लाह की तरफ से हुआ है कि वक्त के साथ साथ एकदम से स्पीड बढ़ गई है, वरना अदरवाइज वो दिन भी थे कि छोटे से मुजस्मे के लिए हम महीनों या दिनों लगा देते थे। अच्छा, ये चीज़ होती है कि जब हम कोई काम नया शुरू करते हैं तो तब वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हमारा उसमें फ्लो आ जाता है तो वो 1 महीने का काम हम 15 दिन में कर लेते हैं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे, और उससे भी ऐसा कर। लेकिन मैं बताती चलूँ कि अल्लाह मियाँ का निज़ाम बड़ा खूबसूरत है कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ में प्रैक्टिस हासिल करते जाते हैं, अपनी ताकत लगाते जाते हैं, ऐसे ऐसे अल्लाह मियाँ हमें उम्र के साथ नीचे करते हमारी ताकत लेते जाते हैं ताकि हम उनके कंट्रोल में रहें। बिल्कुल बिल्कुल, कंट्रोल में होना भी ज़रूरी है। अच्छा रिफत, इसलिए बैलेंस रहती है चीज़ें, हम उतनी स्पीड फिर भी नहीं दे पा सकते। हाँ, हमारे में ज़ाहिर सी बात है, ये चीज़ें तो सारी अल्लाह ताला की देन है, वो चाहे हमारा तखय्युल है, चाहे हमारा फन है, जो कुछ भी है, और एक टाइम पे जाके ये चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा रिफत, पाकिस्तान में मुजस्मा साजी का कितना स्कोप है? अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा। हाँ, बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है। को देखते हैं कि वो यहाँ से सीख के फिर बाहर के मुल्क चले जाते हैं कि यहाँ पे तो इस चीज़ का स्कोप नहीं है तो हम बाहर चले जाते हैं। मैं बाहर से वापस आ गई। अच्छा। मतलब ये भी बहुत अच्छा पॉइंट उठाने वाला है कि लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, बाहर से पाकिस्तान। लेकिन मैं समझती हूँ कि इसमें हमारे इदारों का बहुत ज़्यादा हाथ है। जो ही उन्हें मेरे बारे में मालूम हुआ कि मैं इतना अच्छा काम करती हूँ, एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में मैं जाके मैं जीत चुकी हूँ पूरी दुनिया में पहला इनाम, तो मेरे असल में इदारों ने मुझे वापस बुलाया, उन्होंने मुझे काम देना
शुरू किया कि करते करते मैं पाकिस्तान की ही होके रह गई। तो मैं समझती हूँ कि इसमें मेरे पाकिस्तान का बड़ा हाथ है, मेरे पाकिस्तान के इदारों का बहुत हाथ है कि मुझे पाकिस्तान रोक ही रखा उन्होंने। तो आपने यहाँ पर मतलब पाकिस्तान में क्या इतने बड़े बड़े इदारे हैं जो कि मुजस्मा साजी को प्रमोट कर रहे हैं, या फिर वो उन लोगों को बुलाना चाहते हैं कि जो इस तरह का काम करे? पाकिस्तान में क्या इस तरह के इदारे मौजूद हैं? बिल्कुल, मुजस्मा साजी को अगर प्रमोट कोई नहीं भी करा ना, तो इससे मुझे इसलिए फ़र्क नहीं पड़ रहा कि बाकी जो इदारे, जब वो लोग जिनके अंदर लताफत का मिजाज जो रखते हैं, वो लोग जब किसी इदारे को लीड करते हैं, उसको उसके हुक्मरान बनते हैं, तो वो बुलाते हैं काम करने वालों को कि आए, हमारा दिल करे अब आप हमें ऐसा काम करके दें, अपने ख्यालात का, अपने इदारे का इजहार चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक दीवार पे अंदर आने वाला देख ले कि हमारा इदारा क्या कर रहा है। बिल्कुल। तो ये इस तरह की जो इदारे ना, वो ज़्यादा इस वक्त प्रमोट कर रहे हैं आर्ट को, और वो उनके फिर अपने बजट का भी हिसाब है कि जो जिसके पास बजट है वो उस तरह के आर्टिस्ट को हायर करा, उससे काम करवा रहा है। बजट का भी सबसे बड़ा मसला जी, सबसे बड़ा मसला बजट का भी है। तो इस तरह से मैं देख रही हूँ कि पाकिस्तान में बहुत तेजी के साथ माशाल्लाह मुजस्मा साजी रूज पे जा रही है। अच्छा रिफत, एक चीज़ जो होती है हर आर्टिस्ट में होती है, वो चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, वो चाहता है कि एक मास्टरपीस ज़रूर बनाए। कभी आपने ये ख्वाहिश की कि आप कोई मास्टरपीस बनाए, या कभी कुछ ऐसा बनाया कि आपको लगा कि ये मास्टरपीस है मेरा? ये ख्वाहिश नहीं आई अभी तक मेरे अंदर। अच्छा। हाँ, मुझे लगता है कि मैं अभी इस काबिल हुई नहीं कि मास्टरपीस बना सकती हूँ। और बाकी ये है कि लोगों को जो पसंद आता है वो अक्सर औकात मेरे मास्टरपीसेस में, यानी कि उनकी तरफ से शामिल हो जाता है कि उनके कमेंट्स उस पर इतने आ जाते हैं, लोग उसको इतना लाइक करते हैं, उसका बार बार ऑर्डर्स आ जाते हैं मुझे कि आपको अंदाजा हो जाता है कि ये इतना बेहतरीन काम था मेरा कि लोग उसको बार बार ऑर्डर कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग अभी तक आपको कौन सा काम लगा अपना? मैं समझती हूँ कि चैलेंजिंग काम कोई नहीं था सिवाय ऐसे कि जब मुझे पता चला कि मेरे अंदर एक आर्टिस्ट है। अच्छा, वो ज़्यादा चैलेंजिंग था, सबसे बड़ा चैलेंजिंग था। जी, क्योंकि आप फितरत के तो नज़दीक हो जाते हैं लेकिन माशरे से दूर हो जाते हैं, तो माशरे के साथ फिर चलना वापस वो आपके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। अच्छा, ये बात आपने वैसे एक पॉइंट उठाया है कि जब आप फितरत से करीब हो जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं सोशली लोगों से दूर हो जाते हैं, माशरे से दूर हो जाते हैं। आप कितना दूर हुई, और क्या आपके घर वाले या आपके आसपास दोस्त थे वो इस चीज़ को कहते थे कि भाई जब से आपने काम शुरू किया आप तो हमसे दूर हो गई हैं? बिल्कुल, मेरे अम्मी अबू नाराज़ रहते थे मुझसे कि मैं शहर से गुजर रही हूँ। फ़र्ज़ किया जैसे मैं कोहाट से आ रही हूँ, मैं अपने इस्लामाबाद मेरा शहर है, मैं वहाँ से गुजर रही हूँ, मैं लाहौर जा रही हूँ, तो मैं अम्मी अबू से मिलने के लिए नहीं रुकी। वो नाराज़ हो रहे हैं कि मैंने तुम्हें पाए अच्छे लगते हैं, तुम्हें देसी खाने अच्छे बना के रखे, तुम रुकी नहीं, तुम चली गई। मैंने चूरी बना के रखी थी, वही ले जाती। मुझे बहुत शौक है देसी घी की चूरी खाने का, तो मैं अपनी अम्मी के हाथ की देसी घी की चूरी बहुत शौक से खाती, तो फिर डांट होती है। तो ये है एक। और दूसरा ये रहा कि अम्मी को इस बात की टेंशन रहती थी कि मेरे दोस्त नहीं, मैं ना सहेलियाँ बनाती हूँ ना किसी से गुफ्तगू करती हूँ, तो ये चीज़ें मैं समझती हूँ कि मुझे माशरे से दूर लेके जाती है। तो मेरा अपना आप में शायद फितरी तौर पे थी, इसीलिए आप मुजस्मा साजी की तरफ गई, और वैसे ही लोगों से डिस्टेंस तो आपका बचपन से ही था। बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए रिफत, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, हमारे लिए ऑनर था कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे, किचन की जानिब जाएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं, और अभी हम मौजूद हैं रूह अफ़ज़ा के किचन में अनम के साथ। अनम, हो जाता ज़बान थोड़ी सी ट्विस्ट कर गई थी। अनम के साथ। हाँ जी। अनम, आज क्या बना रहे हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं रूह अफ़ज़ा कोल्ड कॉफ़ी केक। मैंने कहा कि काफ़ी हम लोग ड्रिंक्स हो गई हैं, और जब भी आप आती हैं तब तो ज़रूर ड्रिंक होती है, लेकिन आज मैंने कहा चलो थोड़ा मीठा बनाते हैं, लेकिन थोड़ा हम जाएंगे थोड़ा कॉन्टिनेंटल साइड की तरफ। अच्छा। ये बेसिकली जो डिज़र्ट है, ये तिरामिसू एक डिज़र्ट है, उसकी ही नियर बाय एक ये डिज़र्ट बनता है। हम उसको कॉपी पेस्ट कह सकते हैं? हाँ, हम उसको कॉपी पेस्ट कह सकते हैं, नियर बाय कॉपी पेस्ट कह सकते हैं सिर्फ। फर्स्ट कॉपी। हाँ, फर्स्ट कॉपी चल कह लेते हैं, फर्स्ट कॉपी। अच्छा, सिंपल इंग्रेडिएंट्स है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये जो आप देख रही हैं ये रस पड़े हुए हैं। रस को मैंने क्या किया है, बेसिकली मैंने 2 से 3 ग्लास जो है दूध के लिए थे उसको बॉईल किया, उसके अंदर मैंने जो इंस्टेंट कॉफ़ी है वो ऐड कर दी थी। ऐड करने के बाद थोड़ी सी मैंने जो है इसमें कैस्टर शुगर डालकर उसको बॉईल कर लिया, और उसके बाद उसको रूम टेम्परेचर पे कर लिया दूध को ठीक है। उसके बाद मैंने ग्रेजुअली जो है रस को डिप किया, और डिप करने के बाद जो है मैंने इस तरह से उसको सेट कर दिया डिश के अंदर। सही मतलब रस जो है वो सॉफ्ट हो गए। हाँ, रस में फ्लेवर आ गया, बिल्कुल इसमें कॉफी का फ्लेवर भी आ गया साथ में, क्योंकि थोड़ा सा मीठा फ्लेवर भी हमें चाहिए, तो वो भी मैंने इसके अंदर जो है ऐड कर दिया। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं जो ये हमारा क्रीम का बैटर है। अब आप ये देख रही होंगी ये बड़ा ही लिक्विडी टाइप का है। इसके अंदर जो है क्रीम है तकरीबन 3 से 4
पैकेट क्रीम है इसके अंदर। इसके अंदर 2 टेबलस्पून हमदर्द का रूह अफ़ज़ा है। उसके बाद इसके अंदर 1 टेबलस्पून हमदर्द की हनी है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ी सी जो है वो कैस्टर शुगर और रेगुलर शुगर जो है ऐड की है। ऐड करने के बाद मैंने इसमें कोको पाउडर ऐड किया है तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। जैसे ही वो मिक्स हो जाएगा अच्छी तरीके से, उसके बाद इसके अंदर डाल लेंगे। ठीक है, मतलब अब ये हमारा जो डिश में जो रस्क हैं वो भी रेडी हैं और इसके ऊपर क्रीम डालेंगे। अब इसके ऊपर जो है हम क्रीम डालेंगे। तो आप जो है अगर चाहे तो थोड़ा फ्लेवर ऐड करने के लिए हम इसके अंदर जो है ऊपर टॉपिंग में भी जो है हमदर्द का जो रूह अफ़ज़ा है वो भी ऐड। अच्छा, अगर हम ये नहीं रूह अफ़ज़ा नहीं डालें तो हम हनी भी ऐड कर सकते हैं? हाँ जी, मैंने इसमें हनी भी ऐड किया और इसमें हमदर्द का जो रूह अफ़ज़ा है वो भी ऐड किया। दोनों चीज़ें मैंने जो है इसके अंदर ऐड की है। और आपको जो है आपको पता है कि अभी ही हमदर्द वालों ने हाल में जो है एप्पल साइडर विनेगर जो है वो लॉन्च किया है। और बड़ा ही आप इसकी पैकिंग अगर देखें आयशा तो बहुत ही ज़बरदस्त है हमारे सामने। बिल्कुल पैकिंग है इसकी। और आपको पता है कि ये जो एप्पल जो है फ्रेश एप्पल्स की फर्मेंटेशन से बनता है। और उसके बाद जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वेट लॉस में यूज़ कर सकते हैं आप इसको। अच्छा, ये दोनों चीज़ें ही वेट लॉस में यूज़ हो सकती हैं? हाँ, अच्छा सबसे अच्छी और शहद भी। हाँ, हनी भी और शहद भी। हाँ, हनी भी वेट लॉस के लिए यूज़ करते हैं। हनी भी और शहद भी आप कह रही हैं? हनी और शहद दोनों ही। सॉरी, हनी और एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर जो है, अच्छा आप उसको जो है ब्लड प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है। प्लस जो है आप जो है अगर आपको जल्दी वेट रिड्यूस करना है तो उसका पीने का उन्होंने तरीका भी बड़ा ज़बरदस्त बताया हुआ कि वार्म वाटर आपने लेना है। वार्म वाटर के अंदर 1 टेबलस्पून जो है आपने ये एप्पल साइडर विनेगर पीना है डेली। आपने सुबह वो कहते हैं ना खाली पेट। हमदर्द का हमने एप्पल साइडर विनेगर और हनी भी। हाँ, हनी अच्छा बड़ी अच्छी हमने बात की कि हमदर्द की जो हनी है वो आजकल लोगों के गले, जैसे मेरा अपना गला पिछले 2 दिन से बहुत ज्यादा खराब है। हाँ, वेदर भी कुछ ऐसा है। हाँ, तो आप ये भी जो है वो गर्म पानी में डालकर जो है शहद को पी सकते हैं। अच्छा, हमदर्द की हनी भी है जो कि जबरदस्त है और बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट से बिल्कुल। और ये एप्पल साइडर विनेगर जो है हमदर्द का, ये जो है सैलेड्स के लिए और जैसे आपको पता है सर्दियां हैं तो सूप के अंदर भी जो के लिए वाकई यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज मुझे बताएं, जो एक वाइट विनेगर होता है और एक जो एप्पल साइडर विनेगर होता है, इसके दोनों के टेस्ट में डिफरेंट क्या? बहुत डिफरेंस होता है। अच्छा, ये जो एप्पल साइडर विनेगर है जैसे हमदर्द का, इसके अंदर जो है स्लाइड सा ही आप उसे कहते हैं वो तुर्शपन होता है। हाँ, वो इसके अंदर होता है। तो उससे जो है रेगुलर वाइट विनेगर और एप्पल साइडर विनेगर जो है अलग-अलग। और प्लस जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमदर्द के एप्पल साइडर विनेगर की है और दूसरे आम विनेगर की है वो ये है कि आप उसके अंदर बिल्कुल भी वाइट वाला विनेगर वेट लॉस के अंदर नहीं आता। आप उसको कुकिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे भी डाल सकते हैं। इसको आप कुकिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं डाल सकते, सिर्फ सैलेड या आप सूप पी रहे हैं तो उसके अंदर आपने इसको ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे अभी आपसे पता चली है कि मतलब अगर हम जो एप्पल साइडर विनेगर है, मतलब अब हम हमदर्द का विनेगर है ये हम या तो वही बात अगर आप पानी वार्म पीना चाहते हैं उसमें डाल के पिए वेट लॉस के लिए, या फिर सैलेड में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम इसको कुकिंग में यूज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल, हम इसको कुकिंग में नहीं यूज़ कर सकते। अच्छा, कुकिंग में इसका फिर टेस्ट इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा और जो आप खाना बना रहे उसका भी हो जाएगा। मतलब टोटल एक चीज़ होती है ना, जैसे हर चीज़ अपने हिसाब से होती है। अब हम जो है पाकिस्तानी खानों के अंदर अब हम हमदर्द का रूह अफ़ज़ा तो नहीं ऐड कर सकते ना, तो क्योंकि अगर हम ऐड करेंगे तो जायका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो उस हिसाब से जो है चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अनम, रेसिपी जल्दी से फिर से हमें बताएं। ये ज़बरदस्ती डिश पहले आप देख लें और अनम इसकी रेसिपी भी बता रही हैं। सिंपल रेसिपी है। रस लिए थे तकरीबन मैंने 8 से 10 रस थे। उसके बाद 2 ग्लास मिल्क था, उसके अंदर तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने इंस्टेंट कॉफ़ी ऐड की थी, उसमें शुगर ऐड की, उसको अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद जैसे वो रूम टेम्परेचर पे आया, रस मैंने उसके अंदर डिप किया और ऐसे सेट कर लिया। उसके बाद जो उसकी क्रीमी बैटर है तकरीबन 3 से 4 जो है वो पैकेट्स थे क्रीम के, उसमें कैस्टर शुगर थी, उसमें कोको पाउडर था, उसमें 2 टेबलस्पून हमदर्द का रूह अफ़ज़ा था, 1 टेबलस्पून हमदर्द की हनी थी उसके अंदर, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कोको पाउडर ऐड किया था, अच्छी तरीके से मिक्स किया, इस तरह से पोर किया। जबरदस्त खूबसूरत डिश रेडी। आपने इसके ऊपर वो रूह अफ़ज़ा भी डालना था। रूह अफ़ज़ा डाल लेते हैं बिल्कुल।
हमदर्द का रूह अफ़ज़ा हम बचपन से पीते आ रहे हैं। बिल्कुल जी। और हमारे टेस्ट के बिल्कुल इसकी खुशबू और इसका फ्लेवर जो है वो बचपन से, कहते हैं ना आपके बचपन के साथ आपकी चीज़ें जुड़ी होती हैं, तो ये रूह अफ़ज़ा हमदर्द का ये भी हमारे बचपन के साथ जुड़ा हुआ है। चाहे वो बचपन में जब सब इकट्ठे बैठ के इफ्तारी करते थे तो एक जग में रूह अफ़ज़ा होता था, एक जग में वो रूह अफ़ज़ा वाला दूध होता था, तो वो चीज़ें इतनी अट्रैक्ट करती थी, वो अभी भी देखे तो बचपन याद आ जाता है। बिल्कुल, जब भी रूह अफ़ज़ा को देखते हैं तो आपको हमेशा ज़हन में सबसे पहली जो बात क्लिक होती है वो 100 ईयर लेगेसी के साथ है, और सब फैमिली के साथ, और फिर वो सारी बचपन की पुरानी बातें। अच्छा, रूह अफ़ज़ा जो है उसका सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप उसको मीठे में भी डाल सकते हैं, ठंडे मीठे में भी डाल सकते हैं और गर्म मीठे में भी डाल सकते हैं। हाँ, तो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है इसकी। और जैसे कि हमने एप्पल साइडर विनेगर के हवाले से भी आपको बताया, जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है इनका, ये लाजमी लें, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आपने वेट लॉस करना है तो उसके लिए भी आपके लिए ज़बरदस्त है। गर्म पानी में डाल के पिएं, और साथ साथ सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, सूप में तो वैसे विनेगर ना हो तो मजा नहीं सैलेड। अच्छा, मतलब सूप भी पी रहे हैं और सैलेड अगर डाइट भी कर रहे हैं, क्योंकि वेट लॉस कर रहे हैं तो डाइट भी कर रहे हैं, तो सैलेड जो है उसके अंदर हमदर्द का जो एप्पल साइडर विनेगर है वो आप ऐड करें और मजे से खाएं और खाना भी खा ले और वेट लॉस। इस बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, हदीस भी है कि जिस घर में सिरका है और शहद है उस घर में कभी गुर्बत नहीं आ सकती। तो अपने घर में ये चीज़ें लाजमी रखें। और इसी मैसेज के साथ आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। Pakistan.